Please do subscribe, hit the bell icon, get the notification. देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन बृहद संचलन की अनच्छादन क्रिया से संबंधित नहीं है? तो आप देखेंगे पंख प्रवाह यानी कि मड प्रवाह तो अनच्छादन से संबंधित है। भूस्खलन ये भी अनच्छादन से संबंधित है। अगर आप आधा खनन देखें तो ये भी अनच्छादन से संबंधित है। अब आस्तरण देखें तो ये अनच्छादन से संबंधित नहीं है। क्या दूसरा आपका जो ऑप्शन है वो आपका क्या है? वो ऑप्शन आपका सही है, यानी कि अपस्तरण आपका सही नहीं है। ठीक है, आपको अगर हिंदी में समस्या हो तो इंग्लिश में जरूर आप इसको पढ़ लीजिए। क्या इंग्लिश में जरूर पढ़िए, क्योंकि इंग्लिश में आप जब पढ़ेंगे तो जो शब्दों का अर्थ है वो अच्छे ढंग से आप समझ आएंगे, अगर हिंदी में आपको समझ में नहीं आता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन विशेषताएं पर्वतीय हिमनद से संबंधित नहीं है? यानी पर्वतीय हिमनद जो है उनमें ये विशेषता नहीं पाई जाती है। अब कौन है? आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, सर्क, टॉर्न, तीक्ष्ण शिखर, प्रियाड, और उसके बाद आपको कूट दे दिया गया। अब इसमें आपको देखना है कि कौन संबंधित नहीं है। तो आप देखेंगे ऑप्शन जो 4 है, क्या ऑप्शन 4, क्या ऑप्शन 4 देखिए, ऑप्शन 4 में केवल डी है। क्या केवल डी है? अब आप देखिए क्या लिखा है, प्रियाड। प्रियाड क्या होता है? ये पर्वतीय हिमनद तो पाया नहीं जाता है। ये पाया जाता है कहाँ पर? तट पर पाया जाता है। जहाँ हिमनद का तट होता है वहां पाया जाता है, ये पर्वतीय हिमनद पर नहीं पाया जाता। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? आपका ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन में क्या पुस्तकें हैं? अब पुस्तकों में आपको क्या बताना है, ये किसकी पुस्तकें हैं? क्या किसकी पुस्तकें हैं? देखिए, मार्फोलॉजी ऑफ द अर्थ, क्या मार्फोलॉजी ऑफ द अर्थ ये किसकी पुस्तक है? ये पुस्तक है यल्सी किंग। क्या मार्फोलॉजी ऑफ द अर्थ अगर देखें तो यल्सी किंग की पुस्तक है। दूसरी पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल जियोलॉजी। क्या प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल जियोलॉजी, ये पुस्तक जो है ये होम्स की है। क्या ये होम्स की पुस्तक है, आप इसको ये पर मिला है। अगला है जियो मार्फोलॉजी। क्या जियो मार्फोलॉजी, जियो मार्फोलॉजी में इसमें अगर देखेंगे तो स्पार्क्स, क्या स्पार्क की ये पुस्तक है। ठीक है, अगला है प्रिंसिपल ऑफ जियो मार्फोलॉजी। क्या प्रिंसिपल ऑफ जियो मार्फोलॉजी, तो ये किसकी पुस्तक है? ये थॉर्न, क्या ये थॉर्नबरी की पुस्तक है। तो आप ऐसे क्या कर सकते हैं, ऐसे मिलान कर सकते हैं। अगर आपको एक दो पुस्तक भी आती है तो आप क्या कर सकते हैं, उस पुस्तक को मिलाइए, फिर यहाँ पर क्या करिए, जो कोड दिया हुआ है इस पर आप एलिमिनेट करिए। क्या एलिमिनेट करिए? जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, मार्फोलॉजी ऑफ द अर्थ किसका, ये मुझे पता है एलसी किंग की है, तो ये 4 है, ये 4। अब ये 4 यानी कि इस कोट में अगर हम देखेंगे तो यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। चलो ये हमें समझ में नहीं आया। चलो दूसरा देखते हैं। अगर आपको अगली पुस्तक दी देखिए, प्रिंसिपल ऑफ, क्या प्रिंसिपल ऑफ जियो मार्फोलॉजी, क्या है? तीसरा है। प्रिंसिपल ऑफ जियो मार्फोलॉजी को किसने लिखा है? थॉर्नबरी ने लिखा है। तो हम क्या देखते हैं, डी जो है वो क्या है? 3 है। क्या D3 है? तो यहाँ पर आप देखेंगे D3 हो जाएगा। यानी कि एक ऑप्शन क्या कर दिए, एक ऑप्शन आपने क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। लेकिन फिर भी आपको क्या 2 ऑप्शन अब बचता है। क्या 2 ऑप्शन 2 और 3 बचता है। इसमें भी आपका क्या आंसर नहीं आ रहा, अब 50-50 हो गया। तो अगर आप एक क्वेश्चन और जानते हैं तो आप इसको कर सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा आपको मिलेगा कि एक क्वेश्चन जानते हैं तो आसानी से क्या हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन महाद्वीपीय विस्थापन के पश्चिमी प्रमाण नहीं है? महाद्वीपीय विस्थापन के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। अब इसमें 4 ऑप्शन है और कोड भी दिया है। तो जिग्सॉफिट तो है, सामान्य सी बात है। यानी कि अगर आप देखें दक्षिणी जो अफ्रीका है, क्या अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका को मिलाएं तो जो मिलाने पर जो संरचना बनती है उसको बोलते हैं जिग्सॉफिट, यानी कि आपस में क्या हो सकते हैं, एक दूसरे से मिल सकते हैं, उसी को बोलते हैं जिग्सॉफिट। तो ये तो है ही है। और विभिन्न क्षेत्रों में जीवाश्म को भी माना गया है। तो आप देखेंगे बी और डी मेंटल में संवहन, ये इसके पक्ष में तो कोई प्रमाण दिया नहीं गया है। और ट्रांस करंट ध्वंस ये भी नहीं है। तो आपका यानी कि बी और डी क्या होगा, गलत होगा। अच्छा है क्या, महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में परमाणु तो 2 नहीं है, 2 बचा, यानी कि ये सी। तो आप पहला आंसर लगाइए, या पहला आंसर आप लगाइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इंग्लिश में है, तो इंग्लिश में हम लोग क्वेश्चन नहीं देख रहे हैं। आपको अगर जरूरत है तो इंग्लिश में जरूर देखिएगा, क्योंकि हिंदी में क्वेश्चन समझ में नहीं आते, तो वो क्वेश्चन हिंदी में इंग्लिश में आसानी से समझ में आते हैं। इसलिए पेपर देते समय आपको दोनों माध्यम को ध्यान देना है। जहां पर हिंदी समझ में ना आए वहां पर इंग्लिश आपको ध्यान देना है। ठीक है,
चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कहाँ कोपेन की BH-WH जलवायु पाई जाती है? क्या BH-WH जलवायु? तो आपने कोपेन के अगर जलवायु वर्गीकरणों को पढ़ा होगा तो बी क्या है? एच स्पेशली इसमें आप देखेंगे ना तो एच का मतलब होता है यहाँ पर आप हॉट समझिए, क्या हॉट। तो BH जो WH है ये जलवायु आपको थार के रेगिस्तान में मिलेगी। आप कोपेन की जो जलवायु वर्गीकरण है वो भारत के संदर्भ में, उसको एक बार आप जरूर देखकर एग्जाम में जाएं, विश्व स्तर पर जो है और जो भारत स्तर पर है। एग्जाम देने से पहले एक बार जरूर देख के जाएं, क्योंकि इसमें क्या बहुत सारे अच्छा है तो हो सकता है कंफ्यूज हो जाए, तो एक बार जब देख के जाएंगे तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन सामान्यतः आता है बहुत, क्योंकि क्वेश्चन को जटिल माना जाता है, क्योंकि बिल्कुल रटने वाला क्वेश्चन है। तो आप एक बार देख कर जाएंगे तो आसानी से इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कोपेन महोदय के मैं आशा करता हूँ कि कोपेन महोदय का जो जलवायु वर्गीकरण है उसको आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, कहाँ कोपेन की BH-WH जलवायु पाई जाती है? क्या अब कोपेन की जलवायु कहाँ पाई जाती है ये ठीक है, आप देखेंगे BH-WH अगर सीधे अर्थ में बताया जाए तो थार के मरुस्थल में पाई जाती है, लेकिन कोपेन के जलवायु के बारे में यहाँ आप जान भी लीजिए कुछ। कोपेन ने जो विश्व स्तर पर अपना जलवायु का वर्गीकरण दिया है, ये तो भारत के स्तर पर दिया है, यहाँ पर विश्व स्तर पर जो दिया है उसको 1900 में, क्या सन 1900 में दिया है, ये आप ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन समानता पूछा जाता है। और ये जो उनका वर्गीकरण है, एक विद्वान है जिसका नाम है कैंडोल। कैंडोल ने वनस्पति का विभाजन किया था, तो उसी वनस्पति के विभाजन पर क्या इन्होंने उनको आधार बनाया और कह सकते हैं उनसे प्रेरणा ली और अपना जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया। अब जलवायु वर्गीकरण में इन्होंने क्या किया, इन्होंने शब्दों का सहारा लिया। क्या शब्दों का सहारा लिया, शब्दों का आप नहीं कह सकते, लेटर का कह सकते हैं, क्या लेटर का, यानी ABCD का सहारा लिया। जैसे ये जो जलवायु है इनकी, ये क्या है, ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु है, यानी कि आप विषुवत-रेखीय जलवायु में देखेंगे तो ये को सामान्यतः उसमें रखा जाता है। अब ये को आप देखेंगे तो ये AF जलवायु है, क्या AF जलवायु है, AF जलवायु यानी कि उष्ण वर्षावन जलवायु। अब एक बार क्या कोपेन के वर्गीकरण को पढ़िएगा, रटने वाली चीज है तो उसको यहाँ पर एक्सप्लेन करना ज्यादा अच्छा नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, औसत समुद्री तल से कितनी ऊंचाई पर वायुमंडल का दाब आधा हो जाता है? क्या औसत समुद्री तल से कितनी ऊंचाई पर क्या वायुमंडल दाब आधा हो जाता है? तो सामान्यतः आप देखेंगे 300 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो 34 MB, क्या 300 मीटर पर अगर आप जाते हैं तो 34 MB यानी कि मिली बार वायुमंडल दाब कम होता है, लेकिन ऐसा ही आप सतत रूप से नहीं पाया जाता। तो सामान्यतः अगर आप 5500 मीटर या 1000 मीटर आप जाते हैं तो एक कह सकते हैं वायुमंडल का दाब आधा हो जाता है। तो पहला ऑप्शन आपका लगभग करेक्ट होगा, लगभग की बात नहीं, करेक्ट होगा। अब अगला क्वेश्चन, क्षोभ मंडल के तापमान में गिरावट को किस रूप में जाना जाता है? क्या क्षोभ मंडल को जानते ही होंगे कि ये वायुमंडल को विभिन्न मंडल में डिवाइड किया गया है। तो तापमान में सामान्य गिरावट, अब यहाँ पर आप देखेंगे रुद्धोष्म दर, तो सामान्य गिरावट को तो रुद्धोष्म दर कहते नहीं है, तो यहाँ पर आप देखें तापीय क्षति, इसको भी नहीं कहते, ताप दर, यानी कि आप यहाँ पर जो सबसे कह सकते हैं संतुलित आंसर होगा वो आपका आंसर 2 होगा। ठीक है, आप देखेंगे कि जो ये ह्रास दर होता है यानी कि तापमान में जो गिरावट होता है, इसको आप 2 रूपों में देख सकते हैं, ये रुद्धोष्म शुष्क रुद्धोष्म ताप परिवर्तन और रुद्धोष्म ताप परिवर्तन। आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जो शुष्क रुद्धोष्म ताप परिवर्तन है उसमें कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर रुद्धोष्म ताप परिवर्तन कहेंगे। तो शुष्क रुद्धोष्म ताप परिवर्तन, अगर 1000 मीटर पर 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान गिरता है तो उसको बोलेंगे क्या शुद्ध, क्या बोलते हैं शुष्क रुद्धोष्म ताप परिवर्तन। ये आपको मतलब रटना क्या, ये याद ही रखना है इसको, क्योंकि क्वेश्चन इसे ऐसे ही सामान्यतः आते हैं। और अगर सामान्य रुद्धोष्म परिवर्तन पूछा जाता है तो आप 1000 मीटर पर क्या आप होता है 1000 मीटर पर 6 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या 6 डिग्री सेंटीग्रेड या उसको 8 रुद्धोष्म दर भी कहते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, झंझावात की निम्नलिखित में कौन सी ब्यूफर्ट संख्या होती है? क्या झंझावात की कौन सी ब्यूफर्ट संख्या होती है? अब आपको पता होना चाहिए कि ब्यूफर्ट संख्या क्या है, क्या ब्यूफर्ट संख्या क्या होती है। ठीक है, अब ब्यूफर्ट संख्या आपको पता है कि कितनी होती है, तो आप यहाँ पर बता देंगे।
आपको पता ही नहीं है कि विफट संख्या क्या है, तो आप नहीं बता सकते। तो विफट संख्या कितनी होती है? 12। अधिकतम कितनी होती है? 12 होती है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी वायुमंडलीय स्तरों से रेडियो तरंगे परिवर्तित होती हैं, जो पृथ्वी से प्रेषित होकर पुनः पृथ्वी की ओर क्या प्रेषित होती हैं? यानी कि पृथ्वी से जब तरंगे जाती हैं तो सीधा आसमान में जाती है। आसमान में कौन सा ऐसा मंडल है जो उस तरंगों को पुनः वापस भेजता है? अगर वो मंडल ना हो तो यहाँ पर जितने भी आप कह सकते हैं सैटेलाइट से क्या हो रहे हैं, सैटेलाइट से जितने दूरसंचार प्रणाली चल रही है सब समाप्त हो जाएंगे। तो इसमें आपको बताना है क्या कौन सा मंडल है। ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, एकदम सरल क्वेश्चन है, तो आयन मंडल आपका ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अब ये जो क्वेश्चन है इसको आपको क्या मिलाना है, क्या इसको मिलाना है। कुछ वनस्पति आपको दिखाई दी जा रही है, अब प्राकृतिक वनस्पति, और कुछ क्षेत्र जहां आपको बताना है कि ये वनस्पति कहां पर स्पेशली पाई जाती है। क्या क्या ये वनस्पति कहां पर पाई जाती है? अब आप देखिए भूमध्य सागरीय क्षेत्र, देखिए क्या भूमध्य सागरीय क्षेत्र, पहले हम भूमध्य सागर को लेते हैं। तो भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र है ना, वो कह सकते हैं वो वहां पर फल बहुत ज्यादा पाया जाता है। क्या फल बहुत ज्यादा पाया जाता है। अब इसमें अधिजीवी वनस्पति फल तो है नहीं, बबूल फल तो है नहीं, और बे ओ बाब फल तो है नहीं, या बे ओ बाब के बारे में आप नहीं जानते तो उसको छोड़िए, लेकिन दो फल नहीं है, यानी आपको दो पर आपको गेस करना है। आपको ये ध्यान रखना है कि जो हपुसा है, क्या जो हपुसा है वो वनस्पति कहाँ से संबंधित है? वो संबंधित है भूमध्य सागर से। क्या भूमध्य सागर से। ठीक, आपने क्या कर लिया, एक मिला दिया, यानी कि क्षेत्र में देखें तो 2 आपका डी है। क्या 2 आपका डी है। आप देखिए क्या डी पर देखिए, डी पर आपको कहां पर 2 दिख रहा है। अब डी पर आप देखेंगे तो इसमें आपको भूमध्य सागरीय ऊपर है। क्या ये एक वाला है भूमध्य, देखिए हम लोगों ने मिला दिया। तो आप देखेंगे D1। अब D1 आप देखिए कहां पर है, क्या नंबर 1 में है। क्या नंबर 1 में है, यानी कि नंबर 1 में है और नंबर 2 में है, यानी कि यही 2 ऑप्शन होगा। क्या यही 2 ऑप्शन होगा, सामान्य सी बात है। ठीक, अब दूसरा आप मिलाइए। क्या दूसरा मिलाइए, दूसरा क्या है? दूसरा आप कह लीजिए सी नंबर। क्या सी नंबर लीजिए। सी नंबर क्या है? सी नंबर में आप देखिए बै ओ बाब। क्या बै ओ बाब। अब ये बै ओ बाब है, ये कहाँ पाया जाता है? ये सामान्य सा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। क्या बहुत बार पूछा गया, अगर आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया है तो बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, इसको आप ध्यान रखिए। ये कहाँ पाया जाता है? ये समाना, क्या समाना क्षेत्र का वनस्पति है, समाना क्षेत्र का। तो सी क्या हो गया? C4 हो गया। अब देखिए C4, अब हमने 1 और 3 को क्या कर लिया, हमारा 1 और 3 आंसर होगा। अब हमें क्या देखना है कि सी क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए। तो C3 यहाँ पर है, C4 है, तो C3 आपका यही होगा, यानी कि आंसर 3 आपका क्या होगा? आंसर 3 आपका करेक्ट होगा। तो इस तरह आपको क्या करना है? एलिमिनेट करना है। अगर 4 ऑप्शन नहीं आते, 1-2 ऑप्शन आते हैं, उसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं? एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि स्थल से समुद्र की ओर सही क्रम पहचानिए। क्या स्थल से समुद्र की ओर सही क्रम पहचानिए। अब आपको अगर इस शब्द आपने कभी देखा होगा तब तो पहचान सकते हैं, अगर शब्द को ही नहीं आपने देखा है तो पहचानना आसान नहीं है। तो आप जब महासागरीय तरंगों का अध्ययन करेंगे ना, तो महासागरीय तरंगों में आप इन शब्दों को देखेंगे। क्या महासागरीय तरंगों में आप इन शब्दों को देखेंगे। अब इस शब्द को अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप इसका जो इंग्लिश वर्जन है, इंग्लिश वर्जन को आप जरूर पढ़िए। इंग्लिश वर्जन को जब पढ़ेंगे तो आपको एक क्या समझ में आ जाएगा। जैसे उद्धावन, क्या उद्धावन, तो इसका मतलब है श्वास। क्या श्वास, तो श्वास, तो सागरीय तरंगे जो सीधा आती है, क्या तट से टकराती है। क्या तट से टकराती है, सबसे पहले वो क्या होती है? श्वास होती है। तो उद्धावन क्या होगा? पहला होगा। तो अगर श्वास आपको पता है तो यानी कि पहला उद्धावन होगा, आपको समझ में आ गया। अब दूसरा देखिए, दूसरा अगला क्या है? ब्रेकर। क्या ब्रेकर। अब ब्रेकर को हमने क्या पढ़ा है? भगनोल। क्या भगनोल में लिखा है। अब ब्रेकर हमको पता नहीं है, भगनोल पता नहीं है, तो इंग्लिश में जब देखेंगे तो ब्रेकर आएगा, तो ब्रेकर से आपको पता हो जाएगा कि उद्भावन के बाद क्या होता है? ब्रेकर होता है। तो उद्भावन और भगनोल
अब देखिए दो ही शब्द से हमारा क्या ऑप्शन हो गया, आसानी से नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा, क्या सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रवाल विकास का सही क्रम, क्या प्रवाल विकास का सही क्रम। आप लोगों ने अगर समिंदर सिंह की पुस्तक पढ़ी है तो इस प्रकार का आपको क्या मिलेगा, आपको चित्र वहां पर जब प्रवाल विकास से संबंधित सिद्धांत दिया गया तो ये आपको वहां पर क्या मिलेगा, ऐसा चित्र आपको देखने को मिला। तो ये सिद्धांत किसने दिया, ये सिद्धांत डार्विन महोदय ने दिया था, क्या डार्विन महोदय ने अवतरण सिद्धांत दिया था। तो ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन में एग्जाम में कि अवतरण सिद्धांत किसने दिया था, तो डार्विन ने दिया था। और डार्विन ने दिया था तो इस प्रकार का चित्र आपको देखने को मिलेगा वहां पर, क्या इस प्रकार का चित्र आपको देखने को मिलेगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले प्रवाल का विकास हुआ, फिर प्रवाल यहाँ पर देखिए थोड़ा प्रवाल नीचे जाने लगा, फिर यहाँ पर देखिए प्रवाल तीसरे नंबर सी नंबर पर प्रवाल और नीचे जाने लगा, और यहाँ पर देखेंगे प्रवाल और नीचा हो गया। यानी कि इसमें क्या दिखाया गया है कि प्रवाल किस रूप से क्रमिक रूप से विकास हो रहा है, क्या क्रमिक रूप से प्रवाल का किस तरह विकास होता है और किस तरह अवतरण होता है। और अवतरण के आधार पर, अवतरण जो होता है उसी के आधार पर ये प्रवाल रोधिका, तटीय प्रवाल, भित्ति और वलयाकार या एटॉल उसी से बनते हैं, ठीक है। तो ये आपको कह सकते हैं ABCD आराम से पहला आपका ऑप्शन सही है, सेम उसी प्रकार दिया है, इसमें कोई आपको समस्या नहीं होगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सी झील, क्या निम्नलिखित में कौन सी झील विश्व में सबसे अधिक खारी, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ये, मित्र सागर बहुत सारे एग्जाम में आया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अल्पाइन वनस्पति समुद्र औसत समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर पाया जाता है। ये क्वेश्चन क्या, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, यानी कि अच्छा क्वेश्चन का कहने का मतलब ये आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपको रटना ही पड़ेगा। जब आप रटेंगे तभी ये क्वेश्चन आप कर पाएंगे, नहीं तो ये क्वेश्चन क्या आप गलत करके आएंगे। तो आप क्या इसको रट के आपको जाना है, क्या रट के आपको जाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भूगोल शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में किसने सबसे पहले किया। ये भी सामान्य क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, किसने, एर्थोस्थनीज ने सबसे पहले किया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। विकास के चरणों की अवधारणा किसने दी, क्या अगला क्वेश्चन क्या है, विकास के चरणों की अवधारणा किसने दी। अब इसमें आप देखेंगे 4 ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर आप देखिए रोस्टो लिखा है, क्या रोस्टो, इंग्लिश में आप देखेंगे तो इसको वहां पर आपको सही मिल जाएगा, रोस्टोव है, क्या रोस्टोव। रोस्टोव ने एक विकास का मॉडल दिया है, क्या विकास का मॉडल दिया है, जिसमें बताया है कि किस प्रकार ट्रेडिशनल सोसाइटी जो होती है वो कैसे एक ऐसे सोसाइटी में परिवर्तित हो जाती है जहां बहुत ज्यादा क्या उपभोग होता है। जैसे आप एग्जांपल लीजिए दिल्ली का, दिल्ली कभी क्या रही होगी, कभी कह सकते हैं ग्रामीण क्षेत्र रहा होगा, लेकिन आज वहां पर क्या है, आज बहुत ज्यादा उपभोग है, यानी कि जितना व्यक्ति उपभोग कर पाए उतना वहां सारी व्यवस्थाएं हैं। तो वो एक रूप में क्रमिक रूप से विकास हुआ है। तो इसी पर एक रोस्टोव ने क्या दिया था, एक मॉडल दिया था। मॉडल क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं क्रमिक रूप से विकास को दर्शाया था, उसी को मॉडल कहा जाता है। तो आपका चौथा ऑप्शन सामान्य रूप से सही है। मानसिक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा मानसिक मानचित्र की अवधारणा। मानसिक मानचित्र, जैसे एग्जाम्पल आप मानसिक मानचित्र का समझ लीजिए, जैसे आपको किसी ने बोला बिहारी, तो बिहारी बोला तैसे आपके दिमाग में चित्र आ गया कि, या किसी ने बोला चलो कहाँ पर क्रिकेट खेलने, तो क्रिकेट खेलने जैसे बोला आपको मैदान का चित्र आ गया आपके दिमाग में, और बैट बॉल का चित्र आ गया, तो इसी को बोलते हैं मानसिक चित्र, क्या इसी को बोलते हैं मानसिक चित्र। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मानसिक चित्र को सबसे पहले किसने दिया। तो यहाँ पर आप देखेंगे ना, तो आप देखेंगे जो व्हाइट और गोल्ड महोदय है, क्या व्हाइट और गोल्ड महोदय ने सबसे ज्यादा मानसिक मेंटल मैप, मानसिक मानचित्र को मेंटल मैप कह सकते हैं, मेंटल मैप पर सबसे ज्यादा काम व्हाइट और गोल्ड महोदय ने किया है। तो वो यहाँ पर है नहीं, क्या वो यहाँ पर है नहीं, लेकिन व्हाइट और गोल्ड के साथ साथ लिंच महोदय ने भी क्या उस पर अपना विचार दिया है, और उसको कह सकते हैं उसको अच्छे ढंग से विकसित करने में उनका भी योगदान है। तो यहाँ पर गोल्ड है नहीं, क्या गोल्ड है नहीं, तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या होगा, लिंच महोदय पर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए आपको कुछ भूगोल वेदता है, क्या कुछ भूगोल वेदता है और कुछ संकल्पना है। अब भूगोल वेदता और संकल्पना को आपको मिलाना है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप जियोग्राफी के स्टूडेंट तो आसानी से कर सकते हैं। जैसे सिंपल क्या एलन चर्चिल कर लीजिए, तो एलन चर्चिल जो है सिंपल की बात करते हैं, चर्चिल को छोड़ दिए, एलन चर्चिल सिंपल नाम है इनका। तो सिंपल
वो जो है वो क्या निश्चयवाद, क्या बहुत ज्यादा निश्चयवाद है। निश्चयवाद का मतलब वो पर्यावरण को सब कुछ मानती है कि पर्यावरण के अनुसार आप रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सब कुछ। तो ए क्या हो गया, A3 हो गया। तो आप देखिए यहाँ पर आप ऑप्शन में देखेंगे कोड में, तो 3 और 4 है, उसमें 3 है, यानी कि 1 2 तो होगा ही नहीं। क्या 1 2 होगा ही नहीं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है, अगला ब्रुस महोदय है। ये हिंदी में आप देखो ब्रंचित लिख दिया है, क्या ब्रंचित, लेकिन आप इंग्लिश में पढ़ेंगे इसको तो ब्रुंज महोदय वहां पर मिलेगा, क्या ब्रुंज, ठीक है। क्या मिलेगा, ब्रुंज महोदय मिलेगा। तो आप देखेंगे ये जो है इस किसके, संभवतावाद। संभवतावाद, ये संभवतावाद का मतलब मनुष्य सब कुछ है, मनुष्य सब कुछ है, मनुष्य सब कुछ कर सकता है। तो बी क्या है, 4 है। अब आप देखिए B4, यानी कि दोनों ऑप्शन क्या सेम है। अब आपको और जानना होगा क्या इस क्वेश्चन में, और आपको जानना होगा। तो बर्गेस का मॉडल देखते हैं। बर्गेस का मॉडल बहुत ही क्या कह सकते हैं, सबसे ज्यादा पॉपुलर है और बहुत सिंपल है, तो ये आपको सामान्य रूप से आना ही चाहिए। तो बर्गेस ने क्या दिया है, सकेंद्री क्षेत्र मॉडल। क्या सकेंद्री क्षेत्र मॉडल। अब सकेंद्री क्षेत्र मॉडल क्या है, अब इसको अगर समझाना होगा तो बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। आप ये समझिए सकेंद्री क्षेत्र मॉडल किसने दिया, बर्गेस ने दिया। तो आप देखिए डी क्या हो गया, 2 हो गया। अब D2 हो गया तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, 3। क्या 3 आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विडाल डी ब्लास निम्नलिखित में किस विचारधारा से संबंधित है। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्या बहुत सिंपल क्वेश्चन है। विडाल डी ब्लास किससे संबंधित है, संभाव, क्या संभववाद से कह सकते हैं, या संभाव्यतावाद लिखा है, संभववाद कह सकते हैं, ठीक है। संभववाद से संबंधित बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। निश्चयवाद अगर पूछा जाए, निश्चयवाद को सबसे पहले किसने स्थापित किया, तो किसने किया, रेडजल, क्या रेडजल महोदय ने। आधुनिक निश्चयवाद अगर पूछा जाता है तो टेलर बता दीजिए क्या। आधुनिक निश्चयवाद भी टेलर, और स्टॉप एंड गो निश्चयवाद दोनों सेम ही है, उसको भी टेलर। तो शब्दों के साथ आपको खेलना आता है तो आसानी से इसको कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। अगला क्वेश्चन है, क्या कह सकते हैं, बिल्कुल कंसेप्चुअल नहीं कर सकते, बिल्कुल तथ्यात्मक क्वेश्चन है। निम्नलिखित में किस वर्ष विश्व की कुल जनसंख्या 500 मिलियन। बिल्कुल तथ्यात्मक क्वेश्चन है। अगर आप मौर्य सर की जियोग्राफी आपने पढ़ा है, पॉपुलेशन जियोग्राफी पढ़ा है, तो उसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नहीं कह सकते हैं, ये जनसंख्या के संदर्भ में ये दिया हुआ है, तो आसानी से इसको कर सकते हैं अगर आपने पढ़ा है तो। 1650 में ये क्या 1650 में ऐसी स्थिति हुई थी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रवास की गतिशीलता संक्रमण सिद्धांत। क्या प्रवास की गतिशीलता संक्रमण सिद्धांत किसने दिया है। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्या सिंपल क्वेश्चन है। और जब ये कह सकते हैं जनसंख्या भूगोल पढ़ेंगे तो ये पहले चैप्टर में ही कुछ कह सकते हैं, पहले चैप्टर में नहीं, पहले चैप्टर में तो बात आता है, प्रवास से संबंधित बात आता है, लेकिन आप देखेंगे प्रवास का जो चैप्टर है उसमें आपको ये मिलेगा, क्या ये मिलेगा। तो इसको क्या जेलेंस्की ने ये मॉडल दिया था, गतिशीलता संक्रमण मॉडल जेलेंस्की ने दिया था।